नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और हम अभी बुक बैंक सीरीज में जिस बुक को कवर कर रहे हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि विपिन चंद्रा जी की किताब है। और मजे की बात यह है कि आज इस अध्याय का आखिरी भाग है। तो इस अध्याय के इस पुस्तक के आखिरी भाग में, अध्याय का नहीं बल्कि पुस्तक का आखिरी अध्याय है, और पुस्तक का जो आखिरी अध्याय है वो है 13 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 13। और ये है स्वराज के लिए संघर्ष भाग 2, नई शक्तियों का आविर्भाव। तो मुख्य बात यहां पर यही है कि जो जो स्वराज के लिए संघर्ष की बात करी जा रही है उसके ऊपर अगर हम गौर करें, स्वराज के लिए संघर्ष, और ये इसका भाग 2 है। जैसा कि मैंने कहा आपको, इसमें नई शक्तियों के उदय की बात करी गई है। नई शक्तियों का उदय। तो इससे पहले पुरानी शक्तियां क्या हैं, किस प्रकार की हैं? जैसा कि आपने देखा 1927 से पहले का जो समय है, 1927 से पहले का समय, और खास तौर से अगर हम इसको 1915 से 1927 तक अगर देखें, 1915 से 1927 तक देखें, प्रभावशाली रूप से इसमें दो तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। या फिर 1927 से थोड़ा सा और पहले की भी अगर हम बात करें तो 1915 से लेकर के 1923 तक की चीजें देखने को मिलती हैं। ये मुख्य तौर से गांधीवादी समाज है। गांधी युग आप इसको कह दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये गांधीवादी विचारधाराओं का एक समाज था। तो ये जो वो टाइम है जिसमें गांधीवाद काम आ रहा है, गांधीवाद। और गांधीवाद को समझने के लिए जो पिछला वाला चैप्टर था वो पूरा हमने आपको ठीक तरीके से समझाया है। उससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो सॉल्व कराए हैं। आप उन MCQs को जाकर के देखिएगा। गांधीवाद में मुख्य रूप से अहिंसा और सत्याग्रह की बात करी जाती है। सत्याग्रह के अलावा अगर आप सत्याग्रह का ही एक रूप देखना चाहेंगे तो सविनय अवज्ञा है। सविनय अवज्ञा, इनका ये दौर जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है। अहिंसा का सहारा, सत्याग्रह का सहारा, और इन दोनों सहारों के चलते एक सविनय अवज्ञा का आंदोलन। अभी भी सविनय अवज्ञा आगे आएगा। सविनय अवज्ञा कई रूपों में चला है जब तक गांधी युग रहा है तब तक। इसके छोटे से पार्ट में अगर आप 1923-24 से लेकर के 1927-28 तक आते हैं तो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। और क्रांतिकारी विचारधारा जो पनपी है वो इन्हीं नई शक्तियों के उदय के कारण ही पनपी है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपको समाजवाद, ठीक है, जिसमें आपको मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो समाजवाद, मार्क्सवाद, वामपंथ, ये सब कुछ विचारधाराएं हैं जो आपको यहां पर इन नई शक्तियों के उदय के कारण के रूप में दिखाई देंगी। उसके पीछे काफी हद तक एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये सब चीजें पुनर्जीवित हो रही हैं क्योंकि लोगों को गांधीवाद से जो रास्ता मिलना चाहिए था उसमें सफलता पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई। हम ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि सफलता नहीं मिली है। एटलीस्ट ये सफलता मिली है कि आम जनता ने बोलना सीख लिया था, विरोध करना और अपनी चीजों की मांग करना सीख लिया था। जबकि इसके गांधीवादी समाज से पहले के जो आंदोलन होते थे उसमें केवल उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग ही बोलना सीख पाए थे। निम्न वर्ग के लोग या फिर गरीब तबके के लोग या ग्रास रूट लेवल के लोग जो थे उनको विरोध करना नहीं आया था। गांधीवाद से एक बड़ा फायदा यह हुआ कि अब लगभग पूरे भारत में सभी लोगों को आवाज उठानी आ चुकी थी या आ रही थी। यानी कि अब किसान भी अपनी आवाज उठा सकता था खुद, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता था। परंतु अंततः अगर देखा जाए 1922 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया गया तो गांधीवादी विचारधारा से कुछ लोगों का मन जो है वो हट गया और लोग इस तरफ की ओर बढ़ गए। समाजवाद, मार्क्सवाद,
वामपंथ इत्यादि में। इसमें अगर हम मार्क्सवाद की बात करते हैं, इसमें यदि अगर हम मार्क्सवाद की बात करें, जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमको काफी कुछ चीजें इस तरीके की पढ़ने को मिलेंगी ये इस आविर्भाव में। तो इसमें अगर हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो ये मार्क्सवाद जो है वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो जर्मनी के एक विचारक हैं कार्ल मार्क्स, उनका विचार है। ठीक है, कहाँ के हैं वो? मार्क्सवाद जो है वो कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स जो हैं वो जर्मनी के विचारक हैं, जर्मनी के विचारक। आप इनको विचारक कह सकते हैं, इतिहासकार बोल सकते हैं, सोशलिस्ट समाजवादी बोल सकते हैं, तमाम सारी प्रतिभाएं इनके अंदर मौजूद थी। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद है वो ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि समाज में समानता की स्थिति हो। समाज कैसा हो? समानता की स्थिति। और इसके लिए वो सामाजिक समानता को लाने के लिए वो क्रांति भी लाने का प्रयास करता है। यानी कि मार्क्सवाद जो है वो क्रांति का सहारा लेता है या क्रांति को एक्सेप्ट करता है, और फिर चाहे वो हिंसात्मक क्रांति ही क्यों ना हो, क्रांति का प्रयोग यहां पर किया जाता है। हिंसात्मक जो संसाधन है उसका प्रयोग यहां पर होता हुआ दिखाई देता है पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका ये विरोध करता है, जोरदार तरीके से विरोध करता है। और इनका मानना है कि कई सारे लोग जो प्रजातंत्र का सहारा लेते हैं वास्तविक रूप में वो पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रजातंत्र की एक फैक्ट्री चलाते हैं। उनके मायने थोड़े से अलग हैं, उनका शोषण करते हैं वो, ऐसा इनका कहना है। तो पूंजीवाद के खिलाफ सभी लोगों को समान अधिकार और उत्पादन के जो साधन हो उस पर सभी का समान अधिकार हो, ऐसी विचारधारा ये लेकर के आता है। इसी से विकसित हुई है समाजवाद की विचारधारा, इसी से विकसित हुई है समाजवाद की विचारधारा। तो पूंजीवाद और समाजवाद लगभग एक जैसी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। समाजवाद में आपको जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसका विरोध देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय जो समन्वय है उसको बनाने की भावना हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इत्यादि सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है, जैसे कि ये बहुत सारी चीजों को कवर करना है, जैसे कि ये नागरिक अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रवादी राजनीति, 1935 से 1939 तक का भारत का समय, 1935 का भारत सरकार कानून, कांग्रेसी मंत्रिमंडल, साथ ही साथ समाजवादी विचारधाराओं का प्रसार, किसान मजदूर आंदोलन, कांग्रेस विश्व की घटनाएं, रजवाड़ों की जनता का संघर्ष, सांप्रदायिकता का विकास, और साथ ही साथ दो और चीज, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन और युद्धोत्तर काल का संघर्ष। ये तमाम सारी चीजें हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन शुरुआत हम वही करेंगे जो सामाजिक परिवर्तन है, उसमें किस प्रकार के हमको सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले हैं उसको समझने का हमको यहाँ पर विचार देखने को मिलेगा। अब अगर हम भारत में समाजवाद की बात करते हैं तो भारत में समाजवाद जो है वो भी एक विचार है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा सरकारी तंत्रों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उससे प्रत्येक व्यक्ति का, जन का जो है कल्याण हो, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर। तो जो समाजवाद का विचार है ना, समाजवाद का ये विचार भी पहली बार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो एंगल्स हैं उनके विचारों से हमको मिलता हुआ देखने को मिलता है। और एक किताब है जो कि यहां पर लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो किताब है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की किताब है। इसमें पहली बार इसके विचार जो है वो प्रस्तुत किए गए थे, समाजवाद के विचार प्रस्तुत किए गए थे। तो इसमें भी जो भी सामाजिक संसाधन है सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनता को, प्रत्येक नागरिक को समान तरीके के अधिकार जो है वो मिल सके, समान तरीके के संसाधन का उपयोग जो है वो
करने को मिल सके, ये चीज यहां पर समाजवाद में बताई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि शुरुआत जो है वो किस तरीके से हो रही है भारत में। एमसीक्यूज के माध्यम से चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न आपके समक्ष रखा हुआ है, स्वराज के लिए जब संघर्ष हुआ तो स्वराज के संघर्ष के दौरान भारत में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का जन्म जो है वो किस वर्ष देखने को मिलता है। मैंने बताया कि जो संघर्ष की कहानी है, स्वराज के संघर्ष की जो कहानी है, उसके दो फेजेस हैं, एक 1927 से पहले का, एक 1927 से आगे का। तो 1923 से 1927-28 तक का जो कंजेशन का दौर है, उसमें समाजवाद की नई व्यवस्था जो है वो उदित होती है। विशेषकर वो वर्ष जो है वो वर्ष है 1927। विशेषकर 1927 के दौरान भारत में समाजवाद की नई प्रवृत्तियों का जो है वो जन्म होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो एक प्रकार से इसी समाजवाद की आड़ में फिर से अपना नया रूप लेकर के सामने आने का प्रयास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो पहला लाइन है ना, उस पहले लाइन से बनने वाला ये क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लो। तो आपको चैप्टर की थीम जो है वो समझ में आ जाएगी कि कहां से इसकी शुरुआत करनी है। आगे लिखा है, स्वराज के लिए संघर्ष के द्वितीय चरण में, यही जो द्वितीय चरण है जो 1923 या 24 या 25 या 26 27 से शुरू हो रहा है, भारतीय समाज में किस तरह के सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले, किस प्रकार से भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहला, मार्क्सवादी और समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। मार्क्सवादी और समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले, क्या ऐसा ही है? राजनीतिक दृष्टि से मार्क्सवादी और समाजवादी विचार की अभिव्यक्ति कांग्रेस में वामपंथ के रूप में हुई, क्या ये सही है? वामपंथ का विचार जो है गांधीवाद से अलग होने के से ही इसका अस्तित्व सामने आना शुरू होता है। कांग्रेस में इस नई वामपंथी विचार के नेता गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू थे। जो पिछला लाइन मैंने बोला उससे आप समझ गए होंगे कि ये कथन सही है या नहीं है। वामपंथ ने अपना विरोध साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित रखा। देखिए, इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कांग्रेस में नई जो वामपंथी विचारधारा आ रही थी, इस नई वामपंथी विचारधारा के जो प्रणेता हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस है। गांधी जी के तो विपरीत है ना ये। तो इसमें एक नाम जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नाम सुभाष चंद्र बोस जी का आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो नई वामपंथी विचारधारा के नेता जो हैं उस समय सुभाष चंद्र बोस हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। वामपंथ ने अपना विरोध साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित रखा नहीं, इसके साथ ही पूंजीपतियों और जमींदारों का के द्वारा जो आंतरिक शोषण चल रहा था, पूंजीपतियों और जमींदारों के द्वारा जो आंतरिक शोषण की जो प्रक्रिया थी ना, आंतरिक शोषण, उसके विरोध में भी ये फैला, उसका भी इसने विरोध किया। किसने? वामपंथी विचारधारा ने। साम्राज्यवाद का तो विरोध किया ही किया, और ऐसा नहीं कि केवल साम्राज्यवाद विरोधी ही है, मतलब ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ नहीं। आप ऐसे साधारण भाषा में समझ लीजिए, अंग्रेज भी अपना पांव पसार कहां ही पाए थे भारत में, यदि अगर भारतीयों ने उन्हें पैर फैलाने का अवसर न दिया होता। तो ये जो अवसर दे रहे हैं वो यही लोग तो दे रहे हैं। अंग्रेजों ने डायरेक्टली इनको लाभ पहुंचाया और इन्होंने अपने लाभ के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर अपने देश को साम्राज्यवादी विचारधाराओं के द्वारा रौंदने दिया। तो ये समझ सकते हैं ये लोग कि केवल साम्राज्यवाद से ही हमें टक्कर नहीं लेनी है, बल्कि जो घरेलू दुश्मन है ना, जिनकी वजह से साम्राज्यवाद पनप रहा है, इसके खिलाफ भी हमें संघर्ष करना होगा। तो वामपंथियों ने यह संघर्ष किया है। तो यहीं तक ही सीमित रखा गया। यह स्टेटमेंट गलत है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो अब उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं? नहीं, केवल कथन 1 और 2 सत्य है, बिल्कुल सही। और जब यही सही हो गया तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। पहला अखिल
बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में कहां हुआ? 4 ऑप्शंस आपके समक्ष रखे हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो पहला अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 1928 में हुआ या अगस्त 1928 में हुआ, ये स्टेटमेंट आपको एक आंसर तो दे ही रहा है। ये अध्यक्षता करी थी इसकी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी थी? पहले अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन की या छात्र सम्मेलन जो हुआ था वो अगस्त 1928 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो मूल बात यह है कि भारत में जो है अब नौजवान जो है वो सक्रिय हो रहे थे। भारत में नौजवान जो है वो सक्रिय हो रहे थे, और ये जो नौजवान सक्रिय हो रहे थे इसमें तमाम सारे जो है वो छात्र हैं वो शामिल हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि छात्र सम्मेलन में पहला अखिल बंगाल जो छात्र सम्मेलन हुआ 1928 में, उसको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया है। इसके अलावा कई सारे इस तरीके के छात्र सम्मेलन आयोजित होने शुरू हो गए। और मजे की बात यह है कि नौजवान और छात्र वगैरह जो हैं, ये अब नया जो समाजवाद आया था, इस नए समाजवाद में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। यहां नए समाजवाद में शामिल होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि, देखिए फिर से समझने का प्रयास करते हैं, अगर ब्रिटिशर्स यहां से चले भी जाते, आजादी का मतलब क्या था? केवल अंग्रेजों से ही मुक्ति ही आजादी नहीं है। अब ये बात यहां पर लोगों को समझ में आ रही है। ब्रिटिशर्स के चले जाने से तो केवल एक भौतिक सत्ता है जो यहां से समाप्त हो जाएगी, विदेशी, लेकिन उसका जो मानसिक स्वरूप यहां पर बसा रह गया है, जो पूंजीवाद के रूप में है, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से शोषण करने वाला एक जो उच्च वर्ग तैयार हो रहा था, उसके खिलाफ भी आवाज उठाना था। तो आप देखेंगे कि ये जो समय है, इस समय में आप देखेंगे कि तमाम सारे नौजवान जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि अहिंसा की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, पुराने जो इतिहास आप इससे पहले का पढ़ते आए हैं उसमें ज्यादातर आप लोगों ने देखा कि कुछ एक आध युवाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब थोड़ा वयोवृद्ध है, कोई वृद्ध है, कोई या फिर मतलब एकदम नौजवान नहीं है। तो एक ऐसा समाज समझ में आ रहा है कि एक मानसिक वृद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है वो समाज को समझना शुरू करता है। यहां इसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल 18, 19, 20 साल के जो नवयुवक होते हैं, नवयुवतियां जो होती हैं, वो ये सब चीजों को समझना शुरू कर चुकी हैं और उन्होंने समाज सुधार का जो है वो बीड़ा उठा लिया है। तो वो ये दौर है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है इस चीज को लीड कर रहे हैं और जगह जगह पर तमाम सारी राजनीतिक आर्थिक जो बुराइयां जो थी उसके खिलाफ जो है इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। कथन लिखा है, रूसी क्रांति की विख्यात घटना ने अनेक युवा राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया तथा वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़ गए। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई। कारण, इन राष्ट्रवादियों में से अनेक गांधीवादी राजनीतिक विचारधाराओं के कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, व्याख्या भी सही है। रूसी क्रांति से ये जो युवा थे बहुत ज्यादा आकर्षित थे, समाजवाद ये लाना चाहते थे। इसी समाजवाद ने वामपंथ की विचारधारा को प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि गांधीवादी जो राजनीतिक विचार थे उससे ये संतुष्ट नहीं थे। और आपने देखा कि 1885 से लेकर के 1905 तक भले ही गांधी जी ना रहे हों, लेकिन यह भी तो असहयोग की तरह ही था या अहिंसात्मक आंदोलन थे। यहां पे अहिंसा का सहारा तो यहां पर भी लिया गया था। और जो ये नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की विचारधारा से तो ग्रसित थे या प्रेरित थे। और फिर जब 1915 से 1922 तक का जो समय गांधी जी का आता है उसमें भी इसी का ही प्रयोग किया और सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। तो एक बड़ा समय 1885 से लेकर के 1922 तक का लगभग 40-42 साल तक का एक जो समय है वो इसी तरीके की विचारधारा से ही प्रेरित होता रहा और सब सोचते रहे कि मध्य मार्ग निकलते हुए आसानी से हमें सरकार का विरोध करते 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 हमको क्या मिल जाएगा, हमको आजादी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन कहां थी आजादी? हाँ, थोड़ा बहुत हमने उड़ना सीख लिया था, हमारे पंख खुलने जरूर लगे थे, लेकिन 40 साल की शर्तों पे ये चीज ठीक नहीं है।
देखिए, एक होता है किसी चीज को पा जाना और एक होता है किसी चीज को समय पर पा जाना। दोनों में अंतर है। पा जाना संतुष्टि नहीं है, समय पर पा जाना संतुष्टि है। एक पंछी जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ समय बाद वो बाहर की दुनिया देखना शुरू करता है, फिर थोड़े समय बाद उसके पंख निकलते हैं, फिर वो उड़ना शुरू करता है, गिरता है। अब अपनी आयु की अंतिम अवस्था में अगर वो उड़ना शुरू करे और ये कहे कि हमने उड़ना सीख लिया है, तो ऐसे उड़ने का क्या फायदा? आप समझ पा रहे हैं शायद। तो यहां गांधीवादी राजनीतिक विचारों से असंतुष्ट होने का पर्पज यही है कि यार 40 साल दे दिया है ना भाई, अब थोड़े ही। तो अब समाजवाद युवा हो चुका है और इसी वजह से वामपंथी विचारधारा यहां पर आते हुए दिखाई दे रही। तो इसका कथन ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों में जो बातें लिखी सही हैं और आर जो है उसका कारण की सही व्याख्या कर सकता है। ऐसा इसी वजह से हुआ था, इसीलिए वो लोग। अब यही इसी से ही अगर हल मिल जाता, आप सोच करके देखिए, तो हमारे यहाँ समाजवाद की बजाय गांधीवाद चल रहा, मतलब गांधीवाद भी एक समाजवाद का ही रूप है, लेकिन समाजवाद है, मार्क्सवाद है, ये क्रांति करने से नहीं चूकता है, जबकि गांधीवाद जो है वो हिंसात्मक क्रांति को रोकता है। हिंसात्मक क्रांति ही तो हुई थी 1922 में, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये सब थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल्दी से बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे मुजफ्फर अहमद, या फिर श्रीपाद अमृत डांगे, सुभाष चंद्र बोस या मानवेंद्र नाथ राय। तो इसमें सही आंसर जो है वो मानवेंद्र नाथ राय है। लेकिन इसमें दो और नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक नाम है मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, और एक नाम श्रीपाद अमृत डांगे। इनके ऊपर 1924 में इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसका प्रचार किया है, इस प्रकार से सरकार विरोधी है। इस प्रकार से सरकार विरोधी है क्योंकि इन्होंने प्रचार किया है किस चीज का? कम्युनिस्ट विचारधारा का। अब आप सोचिए, इनके ऊपर आरोप लगाया गया, कम्युनिस्ट विचारों का इन्होंने प्रचार किया है और इस आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कानपुर में इनके खिलाफ में केस चला और इनको जो है सजा भी दी गई। तो कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रोपोगेट कहीं ना कहीं मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे ने भी किया है। तो ये तीन नाम आपको यहां पर ध्यान रखने, मानवेंद्र नाथ राय, मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे। ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? अब अगला सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है। जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो तमाम जगहों पर अलग अलग प्रकार की पार्टीज बनने लगी, जैसे किसान सभा का आयोजन होना शुरू हुआ। ठीक है, किसान सभाएं वगैरह जो है वो चलाई जानी शुरू कर दी गई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो एक पार्टी बनी जिसका नाम था मजदूर किसान पार्टी। क्या नाम था? मजदूर किसान पार्टी। ये भी बनी है। कम्युनिस्ट पार्टी भारत में स्थापित हुई है 1925 में, 1925 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? गांधी जी इस समय और ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचार अभी कुछ थोड़े बहुत एक्टिव हैं, उसके बाद रीएक्टिव हो जाएंगे 1928 के बाद में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के किसानों की आर्थिक स्थिति का ध्यान न देते हुए सरकार ने कर की दर में 30% की वृद्धि कर दी थी। गुजरात के बारदोली में एक बार अकाल सा पड़ा, थोड़ा बाढ़ और की स्थिति भी आ गई थी, तो फसल बहुत ज्यादा नष्ट हो गई और ऐसे में
किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और सरकार ने टैक्स में 22% की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी? 22% की वृद्धि कर दी। तो जो 30% की वृद्धि यहां लिखी है ये ठीक नहीं। 22% की वृद्धि का, जिसका किसान भार नहीं उठा पा सकते थे। भाई साहब, जब आपके जेब में 0 रुपीज हो तो आप 22 रुपए खर्चा कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, कुछ के तो अकाउंट माइनस में थे। तो आर्थिक स्थिति दयनीय है, आप 22% कर वृद्धि नहीं कर सकते। इसमें तो इन्होंने मांग करी सरकार से कि हमको जो है इसमें छूट दी जाए। इस बात की शुरुआत जो है बहुत समय पहले से है, मतलब 1928 में बारदोली सत्याग्रह हमको देखने को मिलता है, 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में। लेकिन इससे पहले ही ये आंदोलन शुरू हो चुका है, या ये चीज 1922-23 से ही शुरू है और 27 में जाकर के एक्टिव होनी शुरू हुई और 28 में प्रॉपरली एक्टिव हो गई है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के किसानों की आर्थिक स्थिति का ध्यान न देते हुए सरकार ने 22% कर में वृद्धि करी थी। इस आंदोलन को जब उन्होंने शुरू किया सरदार पटेल ने, तो उन्होंने बताया कि जब आप लोग आंदोलन में शामिल होंगे तो आपके कुछ नुकसान हो सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपकी खेती जो है वो जब्त करी जा सकती है इत्यादि। तो इस आंदोलन में कुणबी पाटीदार एक जाति थी और कलिपराज जनजाति थी, काली चमड़ी वाले इनको कहा जाता था उस समय। तो इन जनजातियों के या इन जातियों के जो फसल जमीन थी, अंग्रेजों ने उसको हड़प लिया क्योंकि ये लोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो इनके जो भू मालिक हैं वो उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, ये बात सही है। और सत्याग्रह जो ये है, क्योंकि इसका नाम के आगे ही सत्याग्रह लगा हुआ है, ये एश्योर कर रहा है और गांधी जी को भी कहीं ना कहीं एश्योर कर रहा है ये आंदोलन सरदार पटेल की तरफ से कि यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक होने वाला है। इनफैक्ट गांधी जी तक ये मैसेज भी पहुंचा है और दैट इज वाई उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक किताब लिख करके, एक पत्रिका लिख करके इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट गलत था। सरकार ने बाद में मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड, जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई, तब वहां आदेश दिया गया कि भाई इसकी जांच के लिए आयोग गठित किया जाए। तो आयोग गठित हुआ मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, और इस आयोग का गठन करके जो टैक्सेस थे उसको घटा दिया गया और घटा करके 3% कर दिया गया, 3%। तो जो 30% यहां पर है ये भी गलत है, ये 3% कर दिया गया 22 से घटा करके। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट हमारे पास में 2 हैं। कौन कौन से? दूसरा और तीसरा। तो पूछा क्या गया है, कौन सा असत्य है? यहां पर ऑप्शंस में गलती हो गई। तो ऑप्शंस में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा असत्य है, अगर ये कहा जाए तो असत्य होने के कंडीशन में पहला और चौथा, कथन 4 और कथन 1, ये अगर हम ऑप्शन यहां पे रख दें तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर। ठीक, 4 और 1। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, इसमें आप कथन जो लास्ट वाला कर दीजिए, कथन 4 और 1 सही है, मतलब गलत है, असत्य है। तो असत्य होने की कंडीशन में जैसे मैंने बताया। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको समझाए हैं इसको आप समझ पाए होंगे। इन विचारों को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चैप्टर का 2 पेज पढ़ना है। इन 2 पेजेस से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और इसके पीछे जो छुपे रहस्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो एज इट इज आपको उसमें मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो आपके दिमाग में वो छपेंगे। इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इसे और शामिल हो जाइए हमारे इस जो प्रोग्राम है उसमें। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगले अध्याय में। ये अंतिम अध्याय है, इसमें भारत की आज़ादी तक हम लोग पहुंचेंगे जैसा कि हमने दिखाया ही आपको। नमस्कार, धन्यवाद।